वेलकम बैक टू कपिल फिजिक्स क्लासेस। तो बच्चों उठाइए फिर से कॉपी और पेन, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं क्लास 12 के लिए एक न्यू टॉपिक की स्टार्टिंग करने वाला हूं, जिसका अपना नाम है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। बच्चों साथ में मैं आपसे ये भी कहूंगा कि ये जो टॉपिक है ना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो मैं इस टॉपिक की स्टार्टिंग करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा जो इस टॉपिक के अंदर यूज भी होंगे। तो आइए बात करते हैं कि वो पॉइंट्स क्या हैं। बच्चों मान लीजिए कि ये है मेरे पास में एक सर्कुलर पाथ, और इस सर्कुलर पाथ का जो अपना रेडियस है वो है स्मॉल r। ये हो गया इसका अपना सेंटर, जिसे मैंने नाम दिया है O। अब मैंने ये माना कि हमारे पास में ये कोई एक बॉडी है जिसका अपना मास है स्मॉल m, और ये बॉडी इस सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व कर रही है v वेलोसिटी से। तो आप सभी जानते हो कि जब कोई एक m मास की बॉडी r रेडियस के सर्कुलर पाथ में v वेलोसिटी से रिवॉल्व करती है, तो इस बॉडी के ऊपर मास और वेलोसिटी की वजह से सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और इस फोर्स को हम बोलते हैं बच्चों सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है mv²/r। साथ में आप सभी ये भी जानते हो कि कोई भी एक बॉडी जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही होती है, यदि उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स ऐसा लगे कि उस फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स सेंटर हो, तो उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। कौन सा फोर्स बोलते हैं बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर साथ में आप ये भी जानते हो कि कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ में सिर्फ और सिर्फ तभी रिवॉल्व कर सकती है जब उस बॉडी के ऊपर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों एक दूसरे को करते हैं बैलेंस। फिर आपने एक छोटी सी बात बच्चों ये भी पढ़ी होगी कि जब हम दो चार्जेस का एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं, मान लीजिए हमारे पास में दो चार्ज हैं जिनमें से एक है Q1 और दूसरा है Q2। जब इन दोनों चार्जेस को हम एक दूसरे से स्मॉल r डिस्टेंस पर सेपरेट करके रखते हैं, तो इस सिस्टम को बनाने में हमें जितना भी वर्क करना पड़ता है वो इन दोनों चार्जेस के सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम U से रिप्रेजेंट करते हैं, और कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/4πε0। इनटू में होता है पहला चार्ज Q1, फिर होता है दूसरा चार्ज Q2, और डिवाइड में होता है दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है उसके। तो ये होता है बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। साथ में मैं आपसे ये भी कहूंगा कि ये जो फॉर्मूला हमने यहाँ पर लिखा है ना बच्चों, ये फॉर्मूला जब हम यूज करते हैं तो यूज करते समय याद रखना होता है कि यदि चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखी जाएगी, और यदि चार्ज की वैल्यू नेगेटिव है तो विद नेगेटिव साइन इस फॉर्मूले के अंदर वो लिखी जाती है। तो बच्चों आप सभी ये भी जानते हो कि जब कोई एक m मास की बॉडी v वेलोसिटी से चलती है, तो उस बॉडी के पास में अपनी होती है एक काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। फिर आपसे मैं एक छोटी सी बात ये भी कहना चाहूंगा कि जब कोई एक बॉडी मोशन में होती है तो उसके पास में अपनी दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी। अब यदि हम इन दोनों एनर्जीज को ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद में बच्चों मिल जाती है बॉडी की अपनी टोटल एनर्जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं अपने टॉपिक की। मैं एक बार फिर से बताऊंगा कि हमारा जो टॉपिक है वो है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। मतलब कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉन बोर्स के अकॉर्डिंग स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करते समय उसके पास में अपनी टोटल एनर्जी कितनी होती है, उस टोटल एनर्जी को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर एक एक्सप्रेशन फाइंड करना है बच्चों। तो देखिए मैं आपसे फिर से कहूँगा बच्चों, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बिना देर किए आपको इधर देखना है, फोकस करना है, और जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो साथ के साथ आपको नोट भी करनी है कॉपी पर। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं बच्चों। मान लीजिए कि ये है हमारे पास में एक एटम। आप सभी जानते हो कि एटम के सेंटर पर होता है उसका अपना न्यूक्लियस। तो मैंने ये माना कि यह है एटम का अपना न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस का जो अपना चार्ज होता है वो होता है बच्चों प्लस का Ze। फिर हम सभी जानते हैं कि न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है उसकी अपनी सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो मैंने ये माना
कि यह है इस एटम के अंदर एक सर्कुलर ऑर्बिट, और इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो अपना रेडियस है, इस सर्कुलर ऑर्बिट का जो अपना ये रेडियस है बच्चों, ये मैंने मान लिया ये है स्मॉल आर। कितना है बच्चों? स्मॉल आर। अब मैंने साथ में ये माना कि अब है एक इलेक्ट्रॉन, अब हमारे पास में ये है एक इलेक्ट्रॉन जो कि रिवॉल्व कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर। और कितनी वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है बच्चों? ये रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से। कितनी वेलोसिटी से बच्चों? मैंने मान लिया कि ये v वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है। तो अब होगा ऐसा, जब ये इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, तो रिवॉल्व करने की वजह से, क्योंकि इसके पास में अपनी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की वजह से इलेक्ट्रॉन के पास में होगी काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन के पास एक तो होगी काइनेटिक एनर्जी, और साथ में हमने क्या देखा कि एक तो हो गई न्यूक्लियस जिसके ऊपर प्लस का है जेड चार्ज, और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन जिसके ऊपर होता है माइनस का ई चार्ज। तो यहां पर दो चार्जेस का एक सिस्टम भी बन रहा है, और जहां दो चार्जेस का सिस्टम बनता है वहां पर होती है पोटेंशियल एनर्जी। तो दूसरी इस इलेक्ट्रॉन के पास में होगी अपनी पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन हमें लिखनी है यहां पर इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे बच्चों बताइए? पहले निकालेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी, फिर फाइंड करेंगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी, और दोनों को कर देंगे ऐड, तो मिल जाएगी टोटल एनर्जी। तो चलिए आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए इधर, क्योंकि अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है v वेलोसिटी से, तो इसके रिवॉल्व करने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन पर सर्कुलर ऑर्बिट के सेंटर से रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एक फोर्स जिसे बोलते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब जो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी बच्चों कितनी? mv²/r। तो मैं इस बात को यहां पर लिखे भी देता हूं, बड़े ध्यान से आपको देखना है कि इस इलेक्ट्रॉन पर सबसे पहले लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए इधर, तो मैंने इस बात को लिखा बच्चों कि इलेक्ट्रॉन पर लगा है सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना लगेगा। तो उसका जो यहां पर हमारे लिए फॉर्मूला बनेगा वो मैं लिख चुका हूं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को मैंने Fc से रिप्रेजेंट किया, और फॉर्मूला हो जाएगा mv² कितना? r। ये बात बड़े ध्यान से सुनने की है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिएगा। दूसरा, क्योंकि अब यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, साथ के साथ हमने ये देखा कि एक चार्ज हो गया न्यूक्लियस का और दूसरा चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा बच्चों? अट्रैक्ट। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो फोर्स लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक। लेकिन साथ में मैंने यहां पर क्या देखा कि जो फोर्स ये अंदर की तरफ लग रहा है इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर है। तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स सेंटर है, तो यही फोर्स यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का भी काम करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स भी कह सकते हैं, और इस फोर्स को मैंने Fe से रिप्रेजेंट किया। तो इस बात को यहां पर मैं लिखे देता हूं बच्चों कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा है सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, और जिसे हम यहां पर क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, अगर मुझे ये लिखना हो तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा बच्चों Fe = पहले आता है एक कांस्टेंट जो होता है 1/4πε0, फिर आता है पहला चार्ज, क्योंकि पहला चार्ज है यहां पर कितना? न्यूक्लियस का, और न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस का Ze, इनटू में आएगा दूसरा चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन का होगा E, और अपॉन में आता है डिस्टेंस का स्क्वायर। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जो सेपरेशन है वो है स्मॉल r, तो डिवाइड में हो जाएगा ये स्मॉल r²। तो ये हो गई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब मैंने क्या देखा कि इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये दोनों फोर्स जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए हैं, और कोई भी बॉडी एक सर्कुलर ऑर्बिट में तब रिवॉल्व कर सकती है जब दोनों फोर्स एक दूसरे को करती है बैलेंस। तो अब यदि मैं आपसे यहां पर अकॉर्डिंग टू कंडीशन बात करूं तो मैं लिखता हूं बेटा कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fc के। अब जो इस पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसे मैं निकाल चुका हूं बच्चों, कितना यहां से, अगर आप लिखना चाहो और भी शॉर्ट में तो इसे हम लिख सकते हैं
एफ ई इक्वल्स टू, इस चीज को हम शॉर्ट में के बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट के, और बन जाएगा जेड ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई कितना आर स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इतना हो गया, कितना वो हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर और डिवाइड बाई हो जाएगा बच्चों आर स्क्वायर, इक्वल्स टू में होगा कितना एम वी स्क्वायर बाई कितना आर, एम वी स्क्वायर बाई आर। अब इस आर से इसकी एक पावर गई, तो आप मेरे कहने से है ना यहां पर बच्चों एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो यहां से जो एम वी स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर, और अपॉन में कितनी होगी आर। तो ये जो वैल्यू मैंने यहां से निकाली है ना बच्चों, ये है एम वी स्क्वायर बाई आर की, एम वी स्क्वायर बाई आर की, क्योंकि हमें लिखनी है इसकी अपनी काइनेटिक एनर्जी। अब जो बात मैं बोलने वाला हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए इधर बच्चों, क्योंकि हमें लिखनी है पहले इलेक्ट्रॉन की अपनी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की अपनी काइनेटिक एनर्जी। तो मैंने इस बात को यहां पर लिखा, देयरफॉर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की जो अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसका फॉर्मूला के ई इक्वल्स टू होता है बच्चों हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्योंकि यहां पर आए हुए इस एम वी स्क्वायर की जो वैल्यू है उसे मैं निकाल चुका हूं के जेड ई स्क्वायर बाई कितना आर। मान लीजिएगा ये है इक्वेशन नंबर 1। तो मैंने कहा कि आप यूज कर लो इक्वेशन फर्स्ट को, तो मैंने लिखा यहां पर यूजिंग फर्स्ट, फर्स्ट का यूज करने से जो काइनेटिक एनर्जी निकल करके आएगी उसकी वैल्यू हो जाएगी एम वी स्क्वायर बाई आर, सॉरी एम वी स्क्वायर, एम वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है के जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो ये हो जाएगा बच्चों 1/2 के जेड ई स्क्वायर और अपॉन में कितना आर। तो ये होगी काइनेटिक एनर्जी। और भी यदि लिखना चाहो तो मैं इसे लिख सकता हूं के ई इक्वल्स टू हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा 2r। तो ये होगी बच्चों यहां पर काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला। मतलब अब हमने इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की जो काइनेटिक एनर्जी है उसे कैलकुलेट कर लिया, लेकिन हमें इसकी टोटल एनर्जी निकालनी है। तो इसके पास में कितनी एनर्जी थी, 2, एक काइनेटिक और दूसरी कौन सी थी, पोटेंशियल। तो अब मेरा मकसद है इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना। तो अब हम यहां पर बात करेंगे इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी के लिए। बड़े ध्यान से आपको देखना है बच्चों। देखिए इधर, अगर मैं आपसे बात करूं पोटेंशियल एनर्जी के लिए, देखिए इधर, तो मैंने इस बात को लिखा कि अब जो इस इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी, तो उसे मैंने यू से तो रिप्रेजेंट किया। अब आप यहां पर देख रहे हो कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए यहां पर एक चार्ज हो गया न्यूक्लियस का और दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन का। तो 2 चार्जेस का सिस्टम है, तो 2 चार्जेस के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले से लिखते हैं। तो ये हो जाएगी बच्चों के Q1, Q1 होता है पहला चार्ज, वो होगा न्यूक्लियस का चार्ज, और न्यूक्लियस का चार्ज है प्लस का Ze, तो हो जाएगा प्लस का Ze, और इनटू में आएगा दूसरा चार्ज। दूसरा चार्ज होगा यहां पर इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना बच्चों वो होता है माइनस का E। तो मैंने लिखा साथ में माइनस का E, और डिवाइड में आता है सेपरेशन, और सेपरेशन कितना है यहां पर स्मॉल r। तो इसकी जो अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो U इक्वल्स टू हो जाएगी बच्चों के जेड ई स्क्वायर और अपॉन में आएगी r, वो भी सो माइनस का। तो इतनी होगी इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि मैंने इस इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की काइनेटिक एनर्जी भी कैलकुलेट कर ली और कैलकुलेट कर ली है पोटेंशियल एनर्जी, तो यदि मैं इन दोनों तरह की एनर्जीज को ऐड कर दूं तो बच्चों मुझे मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन की क्या, टोटल एनर्जी। तो अब यदि मुझे यहां पर लिखनी होती इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की क्या बेटा, टोटल एनर्जी, तो मैं इस बात को यहां पर लिख के देता हूं। देयरफॉर टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी इन सर्कुलर ऑर्बिट, वो मैंने ई से रिप्रेजेंट की। किससे रिप्रेजेंट की बच्चों, ई से, और फॉर्मूला हो जाएगा कितना, के ई काइनेटिक एनर्जी प्लस में कितना, पोटेंशियल एनर्जी। अब क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपने इतनी निकाली थी, इतनी बोले तो कितनी, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r। तो मैंने इस बात को लिखा, ये हो जाएगी के जेड ई स्क्वायर और अपॉन में होगा 2r। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी, प्लस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों कितनी,
माइनस का के जेड ई स्क्वायर और डिवाइड बाई सिर्फ कितना आर। अब यहां से जब आप एलसीएम लोगे, एलसीएम लो या फिर एक काम करो जो चीजें कॉमन है उन्हें बाहर ले लो। तो कॉमन लेने पर एक तो के कॉमन आएगा, जेड ई स्क्वायर भी कॉमन आएगा और अपॉन में आएगा कितना बच्चों आर। जब इतने को कॉमन ले लोगे तो यहां पर बचेगा 1/2 और यहां बचेगा माइनस का कितना बच्चों 1। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो टोटल एनर्जी के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बन करके आएगा बच्चों कितना, माइनस का के जेड ई स्क्वायर और अपॉन में आ जाएगा 2r। तो ये होता है बच्चों टोटल एनर्जी का फॉर्मूला, टोटल एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला। मतलब इस फॉर्मूले का यूज करके हम इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की जो टोटल एनर्जी होती है उसे कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों ये है फाइनली हमारा वो फॉर्मूला जिसकी बेसिस पर हम ई की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड होगा जब आपको आर की वैल्यू गिवन होगी, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला वैलिड तब माना जाता है जब उस फॉर्मूले के अंदर आई हुई सारी टर्म्स कांस्टेंट हो। तो यदि अब हम यहाँ पर बात करें के की, तो ये भी कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट है, ई भी कांस्टेंट है। लेकिन जो आर है बोले तो रेडियस है, वो ऑर्बिट टू ऑर्बिट वेरी करती है, जिसकी वजह से आर कांस्टेंट नहीं है। तो अब पहले हमारा मकसद होता है कि इस आर को कांस्टेंट की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। तो आप सभी जानते हो मैंने लास्ट टाइम आपको एक छोटी सी बात बताई थी जब डेरिवेशन कराया था रेडियस के लिए। तो यहाँ पर बेटा आर के लिए एक मैंने एक्सप्रेशन फाइंड किया था कि जो आर होता है ना रेडियस उसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास में m स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m के z e स्क्वायर। अब आप मेरे कहने से इस r की वैल्यू को उठाकर इस फॉर्मूले में पुट कर दीजिए। जब आप इसे यहां पुट करोगे तो उस टाइम पर e के लिए जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा बच्चों ये माइनस का हो जाएगा के जेड ई स्क्वायर और डिवाइड में आएगा 2r। लेकिन r की जगह पर हमें पुट करना है ये n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई स्क्वायर m के जेड ई स्क्वायर। अब इन्हें थोड़ा सा यूटिलाइज करके लिख लीजिए। जब आप इन्हें अरेंज करोगे तो अरेंज करने के बाद में माइनस का पहले 4 पाई स्क्वायर को ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, एक m ये रहा तो m को आप ऊपर ले जाओ तो 4 पाई स्क्वायर m हो गया। एक के ये है, एक के पहले से है ऊपर तो बन जाएगा बच्चों ये k स्क्वायर। z ये रहा, z ऊपर पहले से भी है तो हो जाएगा z स्क्वायर। e स्क्वायर ये है, e स्क्वायर ऊपर भी है तो बनेगा e की पावर 4 और डिवाइड बाई हो जाएगा कितना बच्चों ये 2n स्क्वायर h स्क्वायर 2 टाइम्स n स्क्वायर 2 टाइम्स कितना होगा बच्चों n स्क्वायर और h स्क्वायर। बाकी है और आप यदि चाहो तो इस 2 से इस 4 को काट दीजिए। जब आप इस 2 से 4 को काटोगे तो 2 से 4 को काटने पर जो हमारा आंसर आएगा वो सिर्फ हो जाएगा कितने टाइम्स 2 टाइम्स। तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4 डिवाइड बाई होगा n स्क्वायर h स्क्वायर। तो बच्चों फाइनली ये जो मैंने फॉर्मूला ट्राई किया है ये फॉर्मूला होता है एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, एक वैलिड फॉर्मूला। तो बच्चों ये जो हमने फाइनली फॉर्मूला कैलकुलेट किया है ना, इस फॉर्मूले के बेसिस पर हम इलेक्ट्रॉन की स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करने की जो टोटल एनर्जी है उसे कैलकुलेट करते हैं। अब जो बात मैं आपसे बताने वाला हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट होगी, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर एग्जाम में एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्रेशन आपसे पूछ लिया जाए तो बच्चों एक्सप्रेशन आपको यहां तक करके छोड़ देना है। फिर से बोलूंगा, यदि एग्जाम में एनर्जी के लिए आपसे डेरिवेशन पूछ लिया जाए तो वो डेरिवेशन आपको यहां तक परफॉर्म करके छोड़ देना है। लेकिन यहां से आगे यदि मैं आपसे बात करूं तो क्योंकि हमें न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करने हैं तो जरूरी नहीं है कि हम न्यूमेरिकल्स में इतने बड़े फॉर्मूले को बार बार याद रखें। तो अब हम इसकी इस फॉर्मूले को कुछ शॉर्ट फॉर्म में लेकर के आएंगे। तो बड़े अब ध्यान से आपको देखना है जो बात मैं कहने वाला हूं। तो अब जैसा कि आप देख रहे हो इस फॉर्मूले के अंदर आई हुई जो सारी टर्म्स हैं वो है तो कांस्टेंट और इनकी हमें मोस्टली चीज़ों की वैल्यूज पता हैं। तो जैसे हम यहाँ पर m की बात करें तो m होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसकी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9.1 इंटू
10⁻31 kg। फिर आया है यहाँ पर K। बच्चों K होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁻, कितना 9, 9 × 10⁹। Z कांस्टेंट नहीं होता। बात करेंगे E की। E होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, वो होती है बच्चों 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। बात करते हैं H की। H है यहाँ पर एक प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू जो होती है वो होती है बच्चों 6.6 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो अब ये जो चीज़ें हमें पता हैं उन्हें इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिए। जब पुट करते हैं तो बच्चों टर्म्स कुछ इस तरीके से आती हैं। जो E है वो बन जाएगा -2 × पाई। पाई की जगह पर लिखेंगे हम 3.14 और पाई का है स्क्वायर, तो मैंने इसका कर दिया बच्चों स्क्वायर। इनटू में आएगा कितना m की वैल्यू पुट कीजिए, वो है 9.1 × 10⁻⁻ कितना 31 इनटू, लेकिन इसका करना पड़ेगा, इसकी पावर नहीं है तो स्क्वायर नहीं करेंगे। बात करेंगे K की, तो K की वैल्यू होती है 9 × 10⁻, कितना बच्चों 9, लेकिन इसका करेंगे हम क्या होल स्क्वायर। लेकिन आया हुआ जो यहाँ पर बच्चों ये Z है, Z की वैल्यू हमें नहीं पता। जब Z की वैल्यू नहीं पता तो Z को स्क्वायर लिख करके, Z का स्क्वायर करके यूं ही छोड़ दो। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करेंगे हम यहाँ पर E की। अब जो E है वो है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू 1.6 × 10⁻, कितनी होती है 19, और इसकी पावर कितनी आएगी 4, इसकी पावर कितनी आएगी 4। अब बात करेंगे N की। तो बच्चों क्योंकि N हमें पता नहीं है, जब N हमें पता नहीं है तो N का स्क्वायर लिखकर एज इट इज छोड़ दो। अब बात करेंगे H की, लेकिन H की वैल्यू हमें पता है, तो H की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये हो जाएगी 6.6 × 10⁻34, और इसका भी हम क्या करेंगे बच्चों होल स्क्वायर। तो फाइनली जब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करने पर जो एक्सप्रेशन निकल कर आता है ना, वो आता है बच्चों E इक्वल्स टू माइनस का 13.6 इंटू में आएगा ये Z स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आता है बच्चों ये N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब जो टोटल एनर्जी होती है उसे कैलकुलेट करने के लिए जो एक्सप्रेशन यहाँ पर हमारे लिए बनता है वो होता है ये। मतलब जब इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है, तो रिवॉल्व करते वक्त उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो माइनस का 13.6 Z स्क्वायर डिवाइडेड बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो ये बच्चों जो फॉर्मूला हमने ऊपर यहाँ पर ड्राइव किया था उसकी एक शॉर्ट फॉर्म आ गई। अब हम जब न्यूमेरिकल से सॉल्व करेंगे तो उसमें इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपसे एक स्पेशल कंडीशन ये भी बता दूं कि जब हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे तो उसमें मोस्टली, या आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करूं तो उसमें जिस एटम का जिक्र होगा वो केवल हाइड्रोजन होगा। वो केवल कौन सा होगा हाइड्रोजन। तो अब यदि ये जो फॉर्मूला है मैं इसमें स्पेशली बात कर लूं आपसे हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए हाइड्रोजन एटम के लिए, ध्यान से सुनना। यदि मैं आपसे बात करूं फॉर H एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए, तो जैसे ही हम यहां पर आपसे हाइड्रोजन एटम का जिक्र करेंगे तो आपके माइंड में तुरंत एक फिगर क्रिएट होगी कि हाइड्रोजन एटम के लिए एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 1 होती है। लेकिन अब जो इलेक्ट्रॉन है मैंने कह तो दिया वो हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन है, लेकिन आपसे ये नहीं कहा कि वो किस ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहा है, पहली ऑर्बिट में, सेकंड ऑर्बिट में या थर्ड ऑर्बिट में। तो इस फॉर्मूले में आया हुआ है N। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन किसी nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करते समय उसकी जो एनर्जी होगी En, वो माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाई N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी, N स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। मतलब अब आपको इलेक्ट्रॉन की, जब हाइड्रोजन एटम का एक इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो एनर्जी पता चल गई। अब यदि आपको फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी लिखनी हो तो n की वैल्यू 1 पुट करो, सेकंड की लिखनी हो तो 2 पुट करो, और थर्ड की लिखनी हो तो 3 पुट करो। इस तरीके से हम डिफरेंट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते वक्त इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है उस एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं।